हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके इस साल जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 चैप्टर और बाकी है, पूरक वाचन, जिसमें से 2 और 3 दोनों आपको पढ़ने हैं। इसके बाद चैप्टर का आपका पूरा जितने भी पाठ हैं, कविताएं हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर को, जिसका नाम है 2 कलाकार, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने, ये इसका पार्ट 1 है और ये पूरक वाचन का एक भाग है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 2 कलाकार, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने, जिनका जन्म सन 1903 ईस्वी में और इनका निधन सन 1981 ईस्वी में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का जन्म उन्नाव जिले के शफीपुर गांव अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पत्रकारिता एवं आकाशवाणी से संबंध रहे। स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर वे लखनऊ में बस गए। उन्हें राज्यसभा की मनोनीत सदस्यता प्राप्त की गई थी। वे मुख्यतः उपन्यासकार थे और उन्होंने 14 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, नाटक तथा एकांकी हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उन्नाव जिले के शफीपुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की, फिर इसके बाद इन्होंने LLB की परीक्षा पास की। वे पत्रकारिता एवं आकाशवाणी से भी संबंधित थे। इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और लेखन के कार्य में जुट गए। इसके अलावा ये राज्यसभा की मनोनीत सदस्यता भी इनको दी गई। ये मुख्यतः कहा जाए तो ये एक उपन्यासकार है। इसके अलावा इन्होंने 14 उपन्यास, 3 कहानियाँ संग्रह, 3 कविता संग्रह, नाटक तथा एकांकी हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं, अपना योगदान दिया है। अब ये जो चैप्टर है 2 कलाकार एक हास्य व्यंग प्रधान एकांकी है जिसमें पात्र दिए गए हैं और उनके बीच में जो भी वार्ता होती है वो आप देखेंगे। हास्य व्यंग्य, हाथ से एक हंसी आएगी आपको और व्यंग्य ताना मारना, उपहास उड़ाना, इस तरीके का ये एक एकांकी है। इसमें 2 कलाकारों के शोषण का चित्रण मात्र नहीं अपितु कलाकारों के साहस एवं बुद्धि चातुर्य के द्वारा शोषण से मुक्त होने की बात पर बल दिया गया है कि कैसे आप शोषण से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए साहस और बुद्धि, जो चतुरता चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। कवि चूड़ामणि एवं चित्रकार मार्तंड अनुक्रम से प्रकाशक परमानंद तथा रईस रामनाथ एवं मकान मालिक बुलाके दास से जमकर लोहा लेते हैं। तो कौन कौन? चूड़ामणि और मार्तंड, ये किन किन लोगों से लोहा लेते हैं? वो है परमानंद, रामनाथ और बुलाकी दास, जो कि इनका मकान मालिक है। इन सबको बारी बारी से पराजित करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में आशावादी संघर्ष की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित हुई है। आशावादी संघर्ष की आपको एक आशा होना, एक उम्मीद होना उस चीज़ से। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? फर्स्ट है चूड़ामणि, जो कि एक कवि है। सेकंड है मार्तंड, जो कि एक चित्रकार है। परमानंद एक प्रकाशक है। रामनाथ, जो कि एक रईस व्यक्ति है। बुलाकी दास, जो कि मकान मालिक है। स्थान कहाँ का है? किसी बड़े नगर के एक बड़े मकान का एक कमरा का ये दृश्य है पूरा। समय है दिन के कोई भी समय। अब कैसी अवस्था है पूरे कमरे की? एक बड़ा सा कमरा, कमरे में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं है। अंदर की तरफ कमरे के आधे भाग में तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं और दूसरे आधे भाग में पुस्तकें बिखरी पड़ी है। तो एक कमरा है जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है। एक साइड में पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं, दूसरे साइड में तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं।
फर्श पर स्टेज के एक छोर से लेकर दूसरे विंग तक चटाई बिछी हुई है। तो एक विंग से लेकर दूसरे विंग तक चटाई बिछी हुई है। चटाई के बीचों बीच एक तकिया रखा गया है जो स्टेज के सामने ना होकर दोनों विंगों के सामने है, अर्थात एक विंग से दूसरे विंग, तो उस तरफ तकिया रखा हुआ है। तकिए को अपनी पीठ पर रखकर विंग की ओर मुख अर्थात मुंह किए एक ओर पंडित चूड़ामणि बैठे हैं जो कि कवि हैं, दूसरी ओर मिस्टर मार्तंड बैठे हैं जो कि चित्रकार हैं। चूड़ामणि के आगे एक मोटा सा रजिस्टर है जिस पर वे फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं। मार्तंड के आगे एक छोटा सा स्टैंड है जिस पर एक अध बनी तस्वीर है जो कि आधी बनी हुई है। मार्तंड के हाथ में एक तुली है और वह तस्वीर बना रहा है। तस्वीर बनाने के लिए तुली का प्रयोग किया जाता है। तो एक कमरा है जिसमें एक तरफ पुस्तकें बिखरी पड़ी है, दूसरी तरफ तस्वीरें बिखरी पड़ी है। बीच में एक विंग से दूसरी विंग के बीच में चटाई बिछी हुई है और दोनों छोर पे तकिया लगा है। एक ओर पे चूड़ामणि बैठे हैं, दूसरे ओर पे मार्तंड बैठे हैं। जो चूड़ामणि बैठे वो एक मोटा सा रजिस्टर लेकर बैठे हैं और मार्तंड जो हैं वो अपनी तस्वीर बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है वो क्या है? चूड़ामणि जी कहते हैं, लिखते लिखते कलम रोक कर उसकी आंखें रजिस्टर पर ही लगी है। क्या कहते? सुना मार्तंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं, पैसा कहाँ से आए? एक पैसा मेरे पास नहीं, और बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं प्रकाशक के बारे में जो कि परमानंद है, कि सुना है मार्तंड, मैं आज प्रकाशक अर्थात परमानंद के यहाँ गया था पैसे लेने के लिए, लेकिन कहता है मुझे कि किताबें बिकती ही नहीं है, पैसा मैं कहाँ से आपको दूँ? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और जबकि परमानंद ने कल ही एक मोटर खरीदी है। तो मार्तंड क्या रिप्लाई करता है इसमें? तुली रोककर मतलब चित्र बनाना रोककर तस्वीर की ओर ही उसका ध्यान है, लेकिन वो कह रहा है क्या? भाई यह तो बुरी सुनाई, मैं तो सोचता था कि तुम रुपए ले आए होगे, नहीं तो मैं ही लाला रामनाथ के हाथ 7 रुपये में ही तस्वीर बेच देता। अब मार्तंड कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगा कि आप उससे पैसा ले आओगे, लेकिन आप तो पैसा लेकर नहीं आए हो। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये तस्वीर क्या लाला रामनाथ को 7 रुपये में ही बेच देता, कि कुछ पैसे तो आए। चूड़ामणि रजिस्टर पर आंखें गड़ाता है मस्तक पर और ज़्यादा डीप में सोचता है और कहता है, क्या कहा? तुम भी रुपए नहीं लाए? अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि दोनों ने ही पैसे नहीं लेकर आए। मार्तंड कहता है चित्र पर तुली से रंग देते हुए, लाता कैसे भला बताओ? 50 रुपये की तस्वीर के अगर कोई 25 तक दे तो भी वह बेची जा सकती है, लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपये के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला तुम ही बतलाओ मैं क्या कर सकता था। अब मार्तंड बता रहा है कि मैं पैसे कैसे लाता, कि तस्वीर बेचने के लिए गया तो 50 रुपये की तस्वीर है, कोई 25 रुपये तक दे तो भी मैं बेच दूं, लेकिन अगर कोई इंसान ये कहे कि 7 रुपये से एक कौड़ी में ज़्यादा दूंगा ही नहीं, तो तुम ही बताओ मैं ये कैसे करता। तो चूड़ामणि लिखता हुआ कहता है, ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उससे साफ साफ कह देता कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तस्वीर खरीदी है कि तुम खरीदोगे। यह कहकर मैं सीधा वापस आ जाता गुस्से के कारण कि जितने की चीज़ है उससे बहुत कम पैसा मिलना। मार्तंड कहता है तस्वीर बनाता हुआ, अच्छा होता यार कि तुम ही मेरी जगह वहाँ होते। चूड़ामणि कहता है, तो क्या तुम बुद्धू की तरह चले आए? मार्तंड कहता है तस्वीर बनाना रोककर तस्वीर की ओर देखता है, नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा तुम चोर हो, और जब उसने सिर उठाया तब मुझसे न रहा गया और मैंने उससे कहा तुम उठाई गिरी हो, और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे कहा कि तुम गिरहकट हो, मतलब गिरगट की तरह हो। तो ये मार्तंड बता रहा है कि दोनों में क्या बातें हुई उसके और लाला रामनाथ के बीच में, कि ये लोग उठने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना ही कहा था उसको कि तुम चोर हो क्या।
तब उसने सिर उठाया और उठाते हुए कहा कि तुम उठाई गिरी हो। जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतने कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे झट से कहा कि तुम्हारा गिरघट हो। चूड़ामणि हंसते हुए रजिस्टर को देखता है। बात तो तुमने बेजा नहीं कही, मतलब गलत नहीं कहा है कुछ। मार्तंड मुस्कुराते हुए तस्वीर पर फिर से अपना पेंटिंग करने का काम स्टार्ट कर देता है। नहीं, बात तो बेजा नहीं थी, लेकिन जो बात कहने के जोश में मैं ये भूल गया था कि मैं उसके घर पर बैठा हूँ और उसके 10-5 नौकर भी है। और ये बता रहा है कि दोनों आपस में झगड़ तो रहे थे, लेकिन मार्तंड ये भूल गया था कि जिसके घर में या जिस व्यक्ति से वो ऐसी बातें कर रहा है वो तो उसके ही घर पे बैठा है और उसके 10-5 नौकर भी है जो उसको कभी भी धक्के मारकर निकाल सकते हैं। चूड़ामणि कहता है, तो फिर तुम पीटे भी क्या? कलम ज़मीन पर ठोकते हुए कहता है, तो फिर तुम पीटे भी क्या, मतलब तुम्हारी पिटाई हुई क्या? मार्तंड कहता है तुली रोकर, अगर पिटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों से पिटा नहीं हूँ, इसकी नौबत ही नहीं आई। उसने नौकरों को आवाज़ दी और 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा मारो, और मैं समझा कि मुझसे कह रहा है, लिहाजा मैंने ताना घुसा और वह बैठा था सामने, सो घुसा ठीक उसकी नाक पर पड़ा। अब उसने अपने नौकर को कहा कि मारो इसे। तो अब मार्तंड को कहा कि मार्तंड को कहा जा रहा है कि तुम मारो, तो मार्तंड ने उसे लिहाजा ताना घुसा और दे मारा और उसकी नाक पर लगी उसे। तो चूड़ामणि ने क्या चौंक कर कहा, वेल डन, शाबाश। फिर लिखने लगता है, लेकिन तुम बच कैसे गए? अगर तुमने उसको मारा, उसके इतने नौकर हैं, तो तुम बच कैसे गए फिर? तो मार्तंड ने कहा तुली नीचे रखते हुए, यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे और मैं तस्वीर उठाकर वहाँ से भागा। लोग ले दे करते ही रहे और मैंने सीधे घर पहुंचकर सांस ली। मतलब जैसे ही उनके नौकरों ने उसको संभाला कि लड़ाई ज़्यादा ना हो जाए, वैसे ही मार्तंड ने क्या किया, अपना सामान लेकर फटाक से वहाँ से निकलकर वहीं जाकर रुका। कहाँ? अपने घर पर। कुछ रुककर कहा, लेकिन आएगा वह ज़रूर। गलती से मैं अपनी तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर जो उसी दिन विलास से बनकर आई थी उठा लाया हूँ। अब मार्तंड ने क्या कहा कि वो अपनी तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर को उठाकर ले आया है जो कि उसी दिन विलास से विदेश से बनकर आई थी। तो चूड़ामणि लिखते हुए कहते हैं, खैर चिंता मत करो। मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया न दिया तो मैं घड़ी बेच दूंगा। जेब से घड़ी निकालकर वह देखता है 12 से बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। दोनों अपना काम रोककर दरवाजे की ओर देखते हैं कि अब कौन आया है दरवाजे पर, क्योंकि दोनों ही ऐसा कांड करके आए थे। तो ये जो चैप्टर है ये इसका पार्ट 1 है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको भी ये पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद है ये यहाँ तक की स्टोरी जो भी हमने पढ़ी वो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।